नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। इन 9 सीटों को यह माना जा रहा था कि ये उपचुनाव नहीं बल्कि 27 का सेमीफाइनल है। अखिलेश यादव के पोस्टर्स भी लगे थे, होर्डिंग्स भी लगे थे जिसमें बताया गया था 27 का सत्ताधीश। 2024 लोकसभा चुनाव से चली आ रही पीडीए की जो लहर है, जो बयार है, वो उपचुनाव होते हुए 27 तक पहुंचाने की ये पूरी की पूरी भरसक कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक नारे को नरेटिव में पिरो करके 27 की एक तस्वीर, एक लकीर खींचने की कोशिश की है। बटेंगे तो कटेंगे। आज हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सर, बहुत बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी, आज आपसे हम यही समझने की सबसे पहले कोशिश करेंगे कि जो 9 सीटें हैं उन पर, क्योंकि देखिए जब चुनाव होता है तो घड़ी घड़ी समीकरण बदलते हैं। अभी की मौजूदा परिस्थिति में सबसे पहले एक ओवरऑल में आपसे पिक्चर लेने की कोशिश करूंगा, फिर उसके बाद एक एक सीट का भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले थोड़ा सा बताइए कि पिछले एक महीने से इस बीच में क्या कुछ बदला और अभी क्या स्थिति परिस्थिति आपके हिसाब से मौजूदा इलेक्टोरल स्थिति क्या समझ में आ रही है आपको? प्रशांत जी, देखिए, एक महीने के भीतर हमें ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कार्ड है उसको अपने सबसे हाईएस्ट लेवल पे प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए जैसे सीसामऊ सीट को ले लीजिए या अन्य जगहों को ले लें, जहां पे कि मुस्लिम मतदाता जो है कि 40% के आसपास है वहां पे, तो अब 60% हिंदू मतदाता है। तो बीजेपी को बिल्कुल विश्वास नहीं है कि कोई मुस्लिम वोट उन्हें देने जा रहा है। तो उन्होंने अब बिल्कुल एक चरम स्तर की एक रणनीति अपनाई है कि हम कैसे ध्रुवीकरण को चरम स्तर पर ले जाएं और उसको 60 बनाम 40 की लड़ाई बना दें। तो बीजेपी प्रयास तो यह कर रही है, लेकिन प्रशांत जी, मैं एक महीना पहले जो मोटे तौर पर मैं समीकरण देख रहा था, अभी भी जमीन पे जो स्थितियां हैं वो वही दिखाई दे रही है। जैसे एक उदाहरण दूं, मझवा सीट को लेके, मझवा सीट पे मैं गया हुआ था, इसलिए बोल रहा हूं कि जहां पे कि समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती है, वहां पे समाजवादी पार्टी जो है कि वो बिल्कुल नंबर 1 पे खड़ी दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 पे दिखाई दे रही है। अगर अगर वो तीसरे नंबर पे आ जाए मझवा पे बीजेपी, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। वहां पे टक्कर की स्थिति जो है कि वो समाजवादी पार्टी बनाम बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं मोटे तौर पर मान रहा हूं कि अभी भी उपचुनाव के अंतर्गत अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुनाव होते हैं तो ये चुनाव में 9 सीटों में से मैं 7 सीटें कम से कम इस समय भी वो समाजवादी पार्टी के खेमे की तरफ ही देख रहा हूं। और अभी भी बीजेपी के खेमे की तरफ मुझे मैक्सिमम 2 सीटें, एक सीट तो देखिए गाजियाबाद मान रहा हूं, और एक सीट कहीं पे भी समीकरण बनते बिगड़ते आधार पे एक सीट और मैं मान के चलता हूं। तो 7 और 2 का समीकरण ही मुझे अभी भी मैक्सिमम दिखाई दे रहा है, जबकि अब चुनाव के कुछ घंटे ही बचे हुए हैं इसमें प्रशांत जी। चाहे वो हम लोग मीरापुर चले जाए, मीरापुर को लेके बहुत ज्यादा जो है कि बीजेपी के लोग उत्साहित हैं कि मुस्लिम वोट बटने वाले हैं कि वहां एआईएमआईएम भी जो है कि मुस्लिम वोट ले लेगा, तो वो जो है कि आजाद समाज पार्टी भी मुस्लिम वोटों में संदमारी कर देगी, दूसरे लोग भी संदमारी करेंगे। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स हैं वो इस तरह से बिखर जाएंगे और वहां पे भारतीय जनता पार्टी या फिर उनके गठबंधन को जो है कि उनको लाभ मिल जाएगा, पाल जी को। ये संभावनाएं मुझे अभी भी नहीं दिख रही। तो ये उपचुनाव में मान के चल रहा हूं प्रशांत जी कि भले ही कानपुर को के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि कानपुर को रामपुर बना देंगे, और रामपुर उपचुनाव की उन्होंने यादें दिलाई थी, लेकिन अभी भी आज राहुल लाल जी, आज एक तस्वीर भी सामने आई, हम उस पर भी बात करेंगे। हम जो मुस्लिम डोमिनेंट जो सीटें हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या रणनीति है, किस तरीके से वहां पर वो चुनाव लड़ने जा रही है, उस पर बात हम करेंगे। लेकिन हम एक ओवरऑल नैरेटिव की बात पहले समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक सीट की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया और पीडीए का नारा अखिलेश यादव लगातार देते हुए चले आ रहे हैं। अभी 9 सीटों पर अगर बात कर ले हम, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की, बल्कि हमको बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी, ये 2 बड़े फैक्टर हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें, जैसे आप मझवा की बात कर रहे थे, यहां एससी वोटर डिसाइसिव फैक्टर में आते हैं। तो ऐसी जो सीटें हैं
उन सीटों पर क्या रोल प्ले करने वाली है बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी, और साथ में भारतीय जनता पार्टी? जो आप बता रहे हैं कि एक तरीके से अखिलेश यादव ने जो पीडीए की बात कही, इन सब को अगर एक साथ हम एक घेरे में रख करके देख रहे हैं, तो 9 सीटों पर क्या नैरेटिव किसका ज्यादा मजबूत आपको नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ताकत पूरी झोंकी अपने नैरेटिव के लिए। जो बयान पहले हाँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते थे, बटोगे कटोगे, आज बीजेपी के तमाम लोग इसी बयान को दे रहे हैं। तो उनके लिए आखिरी आश्रय स्थल ही, प्रशांत जी, ये नारा ही है कि वो मुस्लिम बनाम हिंदू करके इस चुनाव को जीता जाए। ये स्लोगन ही उनके लिए आखिरी प्रयास है। लेकिन जमीन पर ये परिस्थितियां दिखाई नहीं दे रही हैं, इसलिए बीजेपी के लिए चुनौती ये चीज बनी हुई है। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी पीडीए के स्लोगन के साथ चल रही है, तो पीडीए का नारा 4 जून को था और अभी उत्तर प्रदेश में टूट गया, मैं नहीं मान रहा। हाँ, एक चीज कमी मैं जरूर मानूंगा इंडिया अलायंस के तहत, कि समाजवादी पार्टी सारे मोर्चाबंदी खुद ही जो है कि चुनाव प्रचार का लड़ रही है। जैसे मैं सीसामऊ भी मैं गया हुआ था, तो मुझे जो महसूस हुआ कि कम से कम कांग्रेस के लोग भी आके जो है कि चुनाव प्रचार अगर करते, तो आपको कांग्रेस के जो अपने कोर वोटर हैं उसका वोट ट्रांसफर करने में सुविधाजनक स्थिति होती। वो मुस्लिम वोट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जो बाकी जो कांग्रेस की जिन अन्य क्षेत्रों में पकड़ है, उन मामलों के अंतर्गत कांग्रेस चुनाव प्रचार में उस रूप में दिखाई नहीं दे रही है। तो यह चुनाव प्रचार सीधे सीधे जो है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर ही है। तो थोड़ी सी ये एक इंडिया अलायंस में दिखाई दे रही है, लेकिन ये इतनी बड़ी खामी नहीं दिखाई दे रही जिससे कोई बड़ा नुकसान हो। क्योंकि जो वोटर है उनके, लोकसभा चुनाव में जो संदेश गया था प्रशांत जी, वो संदेश अभी भी है उनके बीच में। इसलिए दलित मतदाताओं को लेकर जो आपका जी, क्योंकि दलित मतदाताओं को लेकर उत्तर प्रदेश में लोगों में बहुत जिज्ञासा है कि दलित मतदाताओं के जो है कि वो बीजेपी में भी जा रहा है। उसके एक दावेदार भारतीय जनता पार्टी खुद भी है, एक दावेदार इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव में दिखी कि बड़ी संख्या में दलित वोटर उनके तरफ गए। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये उपचुनाव मायावती जी भी लड़ रही हैं, जो उपचुनावों से दूर रहती थी, और ये उपचुनाव जो है चंद्रशेखर भी लड़ रहे हैं। तो दलित वोटर कहां जा रहे हैं और किसके तरफ जा रहे हैं ज्यादा, वहां पे अगर हम लोग तुलना करें कि मायावती फैक्टर ज्यादा बड़ा है या फिर चंद्रशेखर फैक्टर ज्यादा बड़ा है, कौन उसको ज्यादा अपने तरफ आकर्षित करने में सक्षम है, हमें लग रहा है कि देखिए, मीरापुर वाले सेक्शन में तो हम लोग मान सकते हैं कि उस सीट पे जो है वो ज्यादा प्रभावी भूमिका में वहां पे चंद्रशेखर दिखाई दे रहे हैं दलित वोटर को लेने में। लेकिन एक्रॉस अगर उत्तर प्रदेश के तमाम, पूर्वांचल के तमाम दूसरे सीटों की बात करें, तो अभी भी मायावती जी भी एक उनके पास भी कोर वोटर है दलितों का, जो वो अभी उनके पास से वो नहीं खिसका है इस समय। तो वो, और इंडिया अलायंस को जो बड़ी सफलता लगी थी संविधान को बदलने के नाम पे, आरक्षण को खतरे के नाम पे, तो क्या वहां से बीजेपी उनको अपने तरफ ले लेगी या फिर मायावती या फिर चंद्रशेखर उनको अपने तरफ ले लेंगे? हमें लग रहा है कि इंडिया अलायंस के पास भी हो सकता है थोड़ा बहुत उनको झटका लगे, लेकिन मोटे तौर पे दलित वोटर जो लोकसभा चुनाव में जिस रूप में हम लोगों ने देखा प्रशांत जी, वो टेंडेंसी अभी भी बनी हुई है। तो मैं मान के चल रहा हूं, एक चीज और समझ में आई राहुल जी, कि इस बार मायावती जी का बहुजन समाज पार्टी के कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, और ना सिर्फ इस बार से बल्कि 24 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने कैंडिडेट फिलअप किए, और कमोबेश उसी फॉर्मूले पर उन्होंने उपचुनाव में भी वही किया। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं 9 में से, आप जैसे मझवा की बात कर लें, आप कटहरी की बात कर लें, बहुत सारी ऐसी सीटें जहां पर सीधे सीधे भाजपा का गेम बिगाड़ रही है बसपा वहां पे। प्रशांत जी बिल्कुल आपने सही कहा है कि मायावती जी अपनी वो छवि भी तोड़ना चाह रही हैं कि उनको बीजेपी के बी टीम के रूप में ना लिया जाए उन्हें। और जैसे मंझवा की बात की आपने, कटहरी की बात की, मंझवा में उन्होंने जो है कि जो दीपू तिवारी, हाँ, उनको दिया है। और वहां पे ब्राह्मण मतदाता भारतीय जनता पार्टी से काफी संख्या में जो है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रहे हैं, और ब्राह्मण बिंद मतदाताओं के बाद वहां पे सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मण मतदाताओं की है। और वो वोट जिस तरह से मायावती अपने तरफ ले रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम समीकरणों को वो बिगाड़ दे रहा है वो। इसीलिए और इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रशांत जी कि वहां पे ये जो आपने बोला ना कि जो मायावती फैक्टर इतना प्रभावी है उस सीट पे, मंझवा सीट पे, कि वहां पे बीजेपी नंबर 3 पे अगर आ जाए 23 तारीख के चुनाव रिजल्ट में, तो वो कोई आश्चर्य की स्थिति नहीं है। यानी बीजेपी कांटे के टक्कर के लड़ाई में जरूर लोगों को दिख रहा है कि
मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के जो है कि 13-13 सभाएं हो चुकी है वहां पे। तमाम लोग ब्रजेश पाठक जाके समझाने में लगे हुए हैं, वो ब्राह्मण मतदाताओं को वो समझाने में लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ब्राह्मण मतदाता करेंगे, जब हर कोई जातिगत पॉलिटिक्स कर रहा है फिर हम भी करेंगे और हम भी अपने जाति को देख के वोट डालेंगे हम। और उसमें दीपू तिवारी की स्थिति बड़ी मजबूत हो गई है प्रशांत जी। तो आप सोच के देखिए कि दीपू तिवारी है वहां पे, साथ में खड़े हैं वहां पे दलित मतदाता। तो वो उस सीट पे देखिए मायावती की स्थिति अचानक से बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बड़ी मजबूत सी दिखाई दे रही है। तो मैं इसलिए कह रहा में ठाकुर कैंडिडेट उतार दिया बसपा ने, जितेंद्र सिंह को टिकट दे दिया एंड टाइम पे, शिवरन वासी का टिकट काट के। हाँ देखिए वहां पे उन्होंने एंड टाइम पे ठाकुर का जो है कि उन्होंने दे दिया, जो कि फिर बीजेपी के समीकरण को बिगाड़ रहा है। हम लोग जान रहे हैं कि चाहे 2022 के विधानसभा चुनाव में लीजिए, वहां पे भी समाजवादी पार्टी जो है कि वो कमी अंतराल से हारी थी। जो उनके कैंडिडेट है वो एक मजबूत चुनाव लड़े थे। लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ा सा अंतर हम लोगों को दिखाई दे रहा था। तो वो फूलपुर के चुनाव को भी मायावती जी जो एक किंतु परंतु की स्थिति हो रही थी कि समाजवादी पार्टी जीतेगी नहीं जीतेगी, वहां पे भी एक तरह से समाजवादी पार्टी के रास्ते को मायावती जी ने काफी हद तक जो है उसको क्लियर किया है। हमें लग रहा है कि अब देखिए मायावती जी का जो नुकसान हुआ है लोकसभा चुनाव में, और वो लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ है वो उनके भतीजे को अचानक से आकाश आनंद को बीच चुनाव से हटा लेने के कारण हुआ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध प्रखर बयान दिया, सीतापुर में एक अच्छा खासा बयान दिया, और उसके बाद आपने उनको चुनाव पर कैंपेन से हटाया। तो उनके ऊपर बिल्कुल एक परसेप्शन में प्रशांत जी ये मोहर लग गया था कि वो बीजेपी के बी टीम के रूप में रोल कर रही है, वो उनका भूमिका वो है। लेकिन वो उस भूमिका को वो पूरी तरह से तोड़ते हुए दिखाई दे रही है इस उपचुनाव में। तो ये अभी भी मैं मानूंगा कि उत्तर प्रदेश में देखिए चंद्रशेखर आजाद जो है कि उन्होंने काफी शानदार प्रदर्शन किया है। आज सोचे कि बहुजन समाज पार्टी का एक भी सांसद नहीं और चंद्रशेखर जी खुद सांसद है। तो ये अंतर तो है, उनकी शुरुआत काफी शानदार है। लेकिन हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी का संगठन और बहुजन समाज पार्टी काफी पुरानी पार्टी होने के कारण अभी चंद्रशेखर आजाद को वो बहुजन समाज पार्टी के टक्कर की स्थिति में आने में एक उनके पास अभी समस्या है कि उनकी पार्टी नई है अभी। ये ग्राउंड पे ये चीज भी समझ में आ रही है। तो कहीं कहीं सीटों को बनाने बिगाड़ने के खेल में जिस तरह से मायावती आगे दिखाई दे रही है, उसी रूप में हर सीट पे हम लोगों को चंद्रशेखर नहीं दिखाई दे रहे हैं प्रशांत जी। तो ये एक अंतर मुझे समझ में आ रहा है। बाकी तो 23 तारीख को वो अंतर ठीक बात है। लेकिन बेसिकली दो ही ध्रुव हैं, दो ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, मुख्य मुकाबला दो ही दलों के बीच में है। बाकी कोई भी दल कोई भी सीट कहीं जीतता हुआ या आसपास भी जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमने भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव की, उसके नारे की बात कर ली। एक और बात जो उपचुनाव में खास तौर पर प्रचलित है, जिसका जिक्र आपने शुरुआत में भी किया कि सीसामऊ को रामपुर बना देंगे, कानपुर को रामपुर बना देंगे। क्या उपचुनाव में मशीनरी का गलत इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है? जिस तरीके से कटहरी से शिकायतें आ रही हैं, जिस तरीके से करहल में बाकायदा पूरे एक ब्लॉक के कम से कम 4-5 बूथ हैं, समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन को, वहां पर धमकाया जा रहा है। सीसामऊ में जिस तरीके से पूरा का पूरा काफिला निकाला जा रहा पुलिस प्रशासन का और सीआरपीएफ का, और कमोबेश यही स्थिति कुंदरकी में है। तो क्या जहां पर समाजवादी पार्टी की जीत पर पहले से ही मुहर लगी हुई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रशासन के जरिए चुनाव डिस्टर्ब कराना चाहता है क्या? बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए उत्तर प्रदेश के समीक्षा बैठक में हम लोगों ने देखा था और उसकी राष्ट्रव्यापी कठोर आलोचना भी हुई थी कि प्रशासन का सहयोग नहीं मिला। ये उत्तर प्रदेश के समीक्षा बीजेपी के समीक्षा बैठक में अधिकृत रूप से एक बिंदु था कि प्रशासन का सहयोग नहीं मिला। तो देखिए हमें लग रहा है कि प्रशासनिक सहयोग, हम लोगों ने रामपुर के उपचुनाव को देखा है प्रशांत जी, और वहां पे किस तरह से मतदाताओं को लाठीचार्ज करके उनके घरों में बंद रखा गया था। मतदान प्रतिशत काफी कम था और बीजेपी जीती थी। अभी संभल के लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने, लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और संभल में भी वो दृश्य हम लोगों ने फिर से रिपीट होते हुए देखा था कि मुस्लिम मतदाताओं के ऊपर लगातार जो है कि लाठीचार्ज किया जा रहा था, मतदान केंद्रों से उन्हें खदेड़ा जा रहा था। तो आखिर अचानक से पूरा फ्लैग मार्च करने की स्थिति, जिसके ऊपर अखिलेश यादव ने बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट करके आपत्ति भी प्रकट की है कि चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाना चाहता है या मतदान प्रतिशत घटाना चाहता है। तो ये एक तमाम आरोप, हमें लग रहा है कि 2-3 महीना पहले से ही उत्तर प्रदेश सरकार की जो भूमिका है
अगर उसको हम लोग देखें तो उसके ऊपर लगातार इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं कि वो उपचुनाव के दरमियान में प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करने का पूरा पूरा वो प्रयास कर रही है। और ये पूरे प्रयास होंगे कल दिन में हम लोगों को वो फुटेज दिखेंगे कि कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी के जो मतदाता है, विशेषकर जो मुस्लिम मतदाता है, उनको वोटिंग आसानी से वो कर लेंगे, ये स्थितियां नहीं रहेंगी। उनको रोकने क्या के लिए क्या क्या मुख्यमंत्री के उस बयान को इन सारी घटनाओं से जोड़ करके देखा जा सकता है क्या, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए थे कि कानपुर को रामपुर बना देंगे, और रामपुर में हम लोगों ने देखा था उपचुनाव में कैसे मुस्लिम मतदाताओं को, महिलाओं को किस तरीके से पोलिंग बूथ पर वोट नहीं डालने दिया जा रहा था। तमाम वो वीडियोस वायरल हुए सोशल मीडिया पर। तो क्या एक तरीके से सीधे तौर पर ये डायरेक्ट कर दिया गया है प्रशासन को, वहां पर अधिकारियों को, कि इस तरीके की चीजें क्रिएट की जाएं? बिल्कुल, देखिए उनके तरफ से प्रशासन को सीधे सीधे यही मैसेज है। लेकिन जो ग्राउंड पे जब हम लोग जा रहे हैं, जैसे मैं सीफामऊ गया हूं, इसलिए वहां के बारे में कह सकता हूं कि जो सामने से जो मुस्लिम मतदाता है वो भी काफी ज्यादा तैयारी में है कि चाहे जितना भी लाठीचार्ज हो, पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन रामपुर के उपचुनाव की तरह झुकना नहीं है और वोट हर हालत में डाल के ही आना है। एक टकराहट, एक स्थिति ये भी तैयारी है, क्योंकि देखिए हरियाणा के चुनाव के बाद से उसको बहुत कांग्रेस ने अब तक उस परिणाम को स्वीकार नहीं किया है प्रशांत जी। तो हरियाणा चुनाव के बाद से अब सारे लोग जो है, वो जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो बड़ी सावधान मुद्रा में चल रही है, वो कि चुनाव भी हो और चुनाव के साथ साथ इलेक्शन कमीशन या प्रशासन अपनी मनमानी ना कर सके। वो तैयारियां मुझे महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रही है, वो कहीं कहीं झारखंड में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में तो चूंकि मुख्यमंत्री ने खुलेआम बोल दिया कि कानपुर को जो है कि रामपुर बना देंगे, तो वो जनता के लिए भी संदेश है कि और सीधे सीधे अधिकारियों के लिए मैसेज है कि उपचुनाव जो है वो सीधे सीधे एक सरकार के लिए चुनाव होता है वो, और इसमें सरकार ही जीतेगी। क्योंकि आप इनके बयान अगर देखें, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, उनके नेताओं के बयान भी क्या है, वो इसी प्रकार के बयान हो रहे हैं कि भाई अगर ये चुनाव हम लोग हार भी जाएंगे तो कोई विशेष अंतर नहीं पड़ना है, लेकिन अगर जिता देंगे तो फिर जो है कि सरकार का सहयोग आपको काफी अच्छे से मिलता हुआ रहेगा। तो ये कोई लोकतांत्रिक बयान तो नहीं है, ये एक तरह से धमकी वाला बयान है ये। और रामपुर और कानपुर वाला जो बयान है वो सीधे सीधे एक तरह से धमकी का बयान है, जो प्रशासन को भी संदेश है बात है और विरोधी मतदाताओं को भी संदेश है कि आप वोट करने के लिए बाहर ना निकले। ठीक बात है। सीसामऊ की बात करें तो थोड़ा सा एक सवाल और उसी पे करते हैं। सीसामऊ में उसकी सीट का एक तरीके से उसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसका स्वभाव ऐसा है वहां के मतदाताओं का कि वहां पर हिंदू और मुस्लिम सारे के सारे मिल करके समाजवादी पार्टी को वोट करते, और उसके पीछे बताया जा रहा है कि इरफान सोलंकी के जो पिताजी थे उनका हिंदुओं के प्रति जो एक उनका लगाव था, या उनका जो काम करने का तरीका था, काइंड ऑफ पॉलिटिक्स थी उनकी, उसकी वजह से वहां पर हिंदू भी वहां पर इरफान सोलंकी को वोट करते हैं। क्या इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उस वाले नैरेटिव को, या उस वाले एक तरीके से जो पहले से गढ़ा हुआ सपा के पक्ष में माहौल था, उसको तोड़ पाई है क्या, या इस बार और मजबूती के साथ नसीम सोलंकी वहां से चुनाव जीतने जा रही है? मुझे देखिए बीजेपी ने हमें कई लोगों ने कहा या प्रशांत जी की सीसामऊ जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पलट देने वाली है और वहां पे बीजेपी का सबसे बड़ा धमाका करने वाली है। तो यही कारण था कि सीसामऊ गया था मैं, कि जाके जरा जमीन को देखा जाए कि क्या स्थितियां है और बीजेपी के दिल्ली के नेताओं में कितने दावे दिख रहे हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड भी लोग बोल रहे थे कि सीसामऊ में स्थिति हम लोगों की मजबूत है। लेकिन जब सीसामऊ गया तो वहां के लोगों ने कहा कि जितना ज्यादा ध्रुवीकरण हो सकता था प्रशांत जी, उतना ज्यादा ध्रुवीकरण हो गया है। और वहां पे बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि अब हम लोगों का जो मैक्सिमम वोट आ सकता है वो इसी परिस्थिति में आ सकता है वो, तो इससे बेहतर चुनाव बीजेपी यहाँ पे नहीं लड़ सकती। ये अब वहां के कार्यकर्ताओं का कहना था। हमने ये कहा कि चले 40% तो मुस्लिम वोटर हैं, बाकी क्या जो अलग अलग हिंदू समुदाय के लोग आते थे तो वो पूरा का पूरा 60% वोट आप लोग समेटने में सफल है। उन लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड बता दिया कि ऐसा करना बिल्कुल असंभव है, कि सारा का सारा हिंदू जो है किधर आ जाए, वो असंभव वाली स्थिति है, वो नहीं हो सकता है यहाँ पे। क्योंकि एक बड़ा वर्ग पहले से समाजवादी पार्टी का उसमें हिंदुओं के भीतर भी पैक है, उसमें पीडीए का नारा है, दलित तबका है, बाकी अन्य सिंधी समुदाय के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। तो इसलिए वो करना असंभव वाली स्थिति, और मैं अभी भी देख पा रहा हूं कि वो सीट समाजवादी पार्टी के लिए
एक आसान सा सुरक्षित सीट ही मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है बीजेपी के तमाम दावों दावों के बावजूद भी। क्योंकि देखिए, अगर वो थोड़ा बहुत भी ओबीसी के वोट मिल जाए, अन्य थोड़ा बहुत वोट भी जो है कि दलित तबके का मिल जा रहा है, थोड़ा थोड़ा ही मिलने पे बहुत आसानी से वो सीट समाजवादी पार्टी जीत और जाती है। और एक वजह यह भी है कि राकेश सोनकर को नाराज किया गया। वो दिल्ली तक दौड़ लगाए लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, और ऐसे व्यक्ति जो 3 बार से विधायक उस सीट से रहे हैं, और आप समझिए कि दलित मतदाताओं की संख्या वहां पर काफी ज्यादा है। ऐसे में भी एक एक ये भी मुझे लगता है कि एक डिसएडवांटेज भारतीय जनता पार्टी के लिए सीसामऊ सीट पर है। कटेहरी की बात बिल्कुल। कर लेते राहुल जी। अभी एक लाइन कटेहरी आपने में जी आपने बिल्कुल सही कहा है कि वो कहीं न कहीं जो उनके पूरे सोनकर वाला जो पूरा विवाद हुआ है और उस चक्कर में बीजेपी हाँ ने अपना नुकसान खुद ही कर लिया है। तो अब अवस्थी जी को टिकट देके उन्हें क्या प्राप्त हुआ, वो तो अब हम लोगों को पता चलेगा 23 तारीख को। लेकिन ये बीजेपी की एक तरह से रणनीतिक गड़बड़ी भी कर सकते हैं प्रशांत। ठीक बात है, ठीक बात। कटहरी में आप क्या देखते हैं, क्योंकि कटहरी में इस बार पिक्चर एकदम अलग है। इस बार पूरा मामला ओबीसी पर आकर के अटक गया। पिछली बार 2 ब्राह्मण 1 ओबीसी इस तरीके से था, लेकिन इस बार तीनों ही मजबूत प्रत्याशी। अमित वर्मा है भाई, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, वो छोड़ करके बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। शोभावती वर्मा, लालजी वर्मा बहुत बड़े नेता रहे, बहुजन समाज पार्टी में वो भी रहे। और तीसरा धर्मराज निषाद। मुझे एक सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि आपसे करना चाहिए। एक तो मुझे यह समझना है कि इस बार वहां पर क्या कुछ ऐसा लालजी वर्मा बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं क्या, पहला। और दूसरा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि सारे के सारे कैंडिडेट जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की ही धुरी से निकले हुए। धर्मराज निषाद तो कैबिनेट मंत्री रहे 7 की सरकार में। लालजी वर्मा देख लीजिए, वो भी मजबूत बहुजन समाज पार्टी के नेता। अमित वर्मा, उनके पिताजी बहुत बड़े बसपा नेता रहे। तो इस बार कटहरी में क्या हो रहा है, पूरा ओबीसी कार्ड। देखिए प्रशांत जी, जब टिकट का वितरण हुआ था तब भी मैं आपके साथ था उस दिन। जो है कि जो धर्मराज हाँ निषाद को टिकट बहुजन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, उन्होंने उपलब्ध विकल्प में सबसे बेस्ट टिकट दिया है। ये बात मैं अभी भी मानता हूं। यहां पे मैं नहीं कह सकता रहा कि बाबू की तरह टिकट वितरण में यहाँ पे गड़बड़ी हुई है। बीजेपी ने अपना बेस्ट टिकट दिया है। देखिए, मूल चरित्र क्या है कि लालजी वर्मा को टक्कर देने की कहानी है कि उनको कैसे टक्कर दिया जाए। और इन पार्टियों को लग रहा है कि चूंकि वो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करते हैं, ओबीसी की राजनीति करना, दलित राजनीति करना, इसमें उनकी एक महारत हासिल है, तो उनको टक्कर कौन दे सकता है। तो उनके पृष्ठभूमि के लोग ही उन्हें टक्कर दे सकते हैं। ये बात मान के भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पे चल रही है और उन्होंने अपना उम्मीदवार वहां पे टिकट दिया है। लेकिन देखिए, अभी भी मैं कह रहा हूं कि धर्मराज निषाद और लालजी वर्मा दोनों के शख्सियत में, दोनों ही बहुजन समाज पार्टी के पृष्ठभूमि से आते हैं। लेकिन ग्राउंड पे दोनों के शख्सियत में जमीन आसमान का अंतर है प्रशांत जी। लालजी वर्मा की छवि कद काठी वो काफी बड़ी है, तो उस कद काठी उस छवि को टक्कर ये अभी भी नहीं दे पा रहे हैं। और वो सीट जो है वो कहीं न कहीं लालजी वर्मा के लिए अभी भी मैं मानता हूं कि एक तरह से उनके लिए एक सुरक्षित स्थिति अभी भी बनी हुई है। वहां पे कोई झटका या किसी प्रकार की अन्य स्थिति मैं नहीं देख रहा हूं। हाँ, बीजेपी, देखिए बीजेपी तो एक तरह से वो अपनी ताकत लगाती है, हर चुनाव में पूरी तरह से लगाती है। और ये मुख्यमंत्री जो है कि सीधे सीधे जिम्मेवारी संभाल रहे हैं कटहरी की, तो वो लगातार मुख्यमंत्री ने स्वयं अपनी ताकत झुकी है वहां पे। तो ये तमाम तरह की चीजें हम लोग दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बावजूद भी समीकरण बदलते हुए नहीं दिख रहे हैं ये। और अभी भी लालजी वर्मा की स्थिति मुझे मजबूत दिखाई दे रही है प्रशांत। बीते दिनों केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक बयान दिया, और उस बयान में उन्होंने कहा कि हम तो भाई एक हैं तो सेफ हैं के साथ हैं, हम कटेगे और बटोगे वाले के साथ में नहीं हैं। इस बयान की खूब चर्चा हुई और अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बदल जाएगा। कुर्सी खींचने की हर कोई एक एक टांग खींच रहा है कुर्सी की। क्या केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ गड़बड़ कर देगा क्या? क्या आपस में ही ऐसा चल रहा है कि मुख्यमंत्री की इमेज जो है, मुख्यमंत्री का जो एक ऑरा है चुनाव जिताने वाला, उसको डिमीन किया जाए या उसको कहीं ना कहीं नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है क्या? ये तो देखिए कोशिशें लगातार हो रही है। और देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कटोगे बटोगे का नारा दिया है और उसका खंडन करने के लिए, उस नारे से जो है कि दूरी बनाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य सामने में आते हैं। तो 4 जून को भी हम लोगों ने देखा है, 4 जून को हम और आप सभी लोग मतगणना में चुनाव का विश्लेषण में व्यस्त थे। केशव प्रसाद मौर्य उस समय चिट्ठी लिख रहे थे। उस चिट्ठी को उन्होंने 15 जुलाई को सार्वजनिक किया था।
कि मुख्यमंत्री के अलग अलग जिन विभागों को मुख्यमंत्री संभाल रहा है उसमें आरक्षण की स्थितियां सही नहीं है। अब लेकिन तो ये एक टकराहट की स्थिति है और वो लगातार कहते हैं कि सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण संगठन है, सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण संगठन है। हम लोग जैसे लोग कहते भी हैं कि उनको सरकार से इस्तीफा देकर संगठन में बड़ी जिम्मेवारी ले लेनी चाहिए प्रशांत जी। तो और उसके बाद हम लोगों ने मुख्यमंत्री का वो बयान भी देखा था प्रशांत जी, कि जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहां से ज्यादा तो प्रतिष्ठा और जो है कि सम्मान में मठ में प्राप्त कर लेता हूं, तो वो मुख्यमंत्री की एक नाराजगी भी दिखाई दी थी हम लोगों को। तो वो टकराहट की स्थिति है और उस टकराहट के कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान अवश्य हो रहा है प्रशांत जी। क्योंकि एक सवाल पूरे प्रदेश में लोगों के मन में है कि 4 जून के बाद इतनी मेहनत से मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की, उस समीक्षा बैठक के ऊपर उस समीक्षा बैठक में एक तो दोनों उप मुख्यमंत्री अनुपस्थित रहे, इनके सहयोगी दल भी अनुपस्थित रहे उस समीक्षा बैठक में, जब उनकी बारी आए तो नहीं आए। लेकिन उसके ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या रहा, क्या सुधार किया भारतीय जनता पार्टी ने जिस कारण से वो पीडीए को बहुत मजबूती से मात दे सके। उनके सुधार यही दिखाई दे रहे हैं कि वो प्रशासनिक क्षमता का दुरुपयोग करके विपक्षी मतदाताओं को मतदान केंद्र से कैसे दूरी बनाई जाए। अगर यही कुछ प्रयास है तो यही प्रयास दिखाई दे रहे हैं। लोगों से रियल में दिल जीतकर कैसे वोट लिया जाए, वैसे कोई गंभीर प्रयास हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में एक मतभेद की स्थिति, और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का क्या कद है, वो जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री के विरुद्ध बयान दे रहे हैं, उनको कौन प्रोत्साहित कर रहा है? ये सबों को प्रदेश में पता हो चुका है कि उनको प्रोत्साहन अगर कहीं से मिल रहा है तो वो दिल्ली दरबार से प्रोत्साहन मिल रहा है। और जब उन्हें दिल्ली दरबार से प्रोत्साहन मिल रहा है तो ऐसे स्थिति में अखिलेश यादव अगर ये बयान देते हैं, और अखिलेश यादव का बयान हम लोगों को याद है कि वो बार बार बयान दे रहे हैं कि 23 तारीख को मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। इन घटनाओं के संदर्भ में अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री बदलने वाला बयान को बिल्कुल गैर गंभीरता के साथ नहीं लिया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के दरमियान में केजरीवाल ने इस मामले को उठाया था, और उपचुनाव के दरमियान में अभी अखिलेश यादव इस मामले को हम लोगों को उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो उत्तर प्रदेश के तमाम इन 9 सीटों पे जो उपचुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों की तरफ से पूरी ताकत लगाई गई है। लेकिन अभी भी चाहे वो कुछ कई तरह की जो सीटें हैं वहां पे समाजवादी पार्टी की बढ़त बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है। चाहे वो फूलपुर की सीट हो, कटहरी की सीट हो, करहल की सीट हो, कुंदरकी, सीसामऊ, इन सीटों के ऊपर कोई किंतु परंतु की स्थिति कहीं से दिखाई नहीं देती। उल्टे मीरापुर में भी जो है कि समाजवादी पार्टी बढ़त में दिखाई दे रही है। मझवा सीट में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है, वहां पे टक्कर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में दिखाई दे रही है। तो अगर ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी इसमें 9 में से 2 की संख्या को क्रॉस करना अभी भी एक कठिन घड़ी की स्थिति है। और 2027 के चुनाव के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होगी इन उपचुनाव की भी।